Hello everyone, welcome to my YouTube channel Alpha Study World. My name is Shubham Patel and today we are going to start second lecture of class 12 physics chapter number 1 electrostatics, electric charge and field. So students, इसके फर्स्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ा था, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था कि वो कितने टाइप्स के होते हैं और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा था और भी कुछ छोटे छोटे और बेसिक से टॉपिक्स थे जिसको हमने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर किया था। अब इस सेकेंड वीडियो लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक को स्टडी करने वाले हैं उसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी बॉडी को हम किस किस मेथड से चार्ज कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड नेक्स्ट इज चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर बाय इंडक्शन, किसी दो स्फीयर को इंडक्शन के थ्रू हम कैसे चार्ज कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड कूलम्स लॉ, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड कंपेयरिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे कि क्या उनके बीच में सिमिलरिटीज हैं और क्या क्या डिसिमिलरिटीज हैं। एंड प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, चार्ज को लेके सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या कहता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। एंड फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज, और मल्टीपल चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा उसे हम डिटरमाइन करेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी बॉडी को हम किस किस मेथड से चार्ज कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग, किसी बॉडी को हम किस किस मेथड से चार्ज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, हम किसी भी बॉडी को थ्री मेथड से चार्ज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज चार्ज बाय रबिंग, किसी बॉडी को हम रबिंग के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। एंड सेकंड वन इज चार्जिंग बाय कंडक्शन, किसी बॉडी को हम कंडक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन, किसी बॉडी को हम इंडक्शन के थ्रू चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके पहले मेथड की, जो कि है चार्जिंग बाय रबिंग। रबिंग के थ्रू हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, चार्जिंग बाय रबिंग प्रोसेस में होता क्या है, टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, दो अनचार्ज ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि डिफरेंट मटेरियल के बने हो, रब्ड विथ ईच अदर, एक दूसरे में रब्ड किए जाते हैं। एंड बोथ ऑफ देम चार्ज, और दोनों के दोनों चार्ज हो जाते हैं ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं, टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट, टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट, टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, जो कि डिफरेंट मटेरियल के बने हो, मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, rubbed with each other, rubbed with each other, एक दूसरे में रब्ड किए जाते हैं। एंड बोथ ऑफ देम गेट चार्ज, और दोनों के दोनों चार्ज हो जाते हैं ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की वजह से, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होने की वजह से। टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, दो अनचार्ज ऑब्जेक्ट हैं जो कि डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं, रब्ड विथ ईच अदर, एक दूसरे में रब्ड किए जाते हैं। एंड बोथ ऑफ देम गेट चार्ज ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दोनों के दोनों ही चार्ज हो जाते हैं ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होने की वजह से। सो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास दो अनचार्ज ऑब्जेक्ट हैं, एक है ग्लास रॉड और दूसरा है सिल्क रॉड। तो हमारे पास एक ये है अनचार्ज ऑब्जेक्ट ग्लास रॉड और एक है सिल्क रॉड, इन दोनों के एक दूसरे में रब्ड करते हैं।
ये हमारा ग्लास रॉड है और ये हमारा स्टील क्लॉथ है। इन दोनों को एक दूसरे में रब्ड करेंगे। रब्ड करने के बाद इस ग्लास रॉड से इस स्टील क्लॉथ में कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे और ये दोनों के दोनों चार्ज हो जाएंगे। तो सपोज कीजिए कि हम लोग का रब्ड करने के बाद ये हम लोग का ग्लास रॉड है और ये जो है हम लोग का स्टील क्लॉथ है। तो अगर रब्ड करने के बाद 5 इलेक्ट्रॉन इस ग्लास रॉड में से इस स्टील क्लॉथ में ट्रांसफर होते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर निगेटिव चार्ज कैरी करता है। तो सपोज कीजिए कि ग्लास रॉड को हम जब स्टील क्लॉथ के साथ रब किए हैं तो ये 5 इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड में से स्टील क्लॉथ में गया, तो 5 इलेक्ट्रॉन गया, तो ये ग्लास रॉड 5 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, तो इसके ऊपर 5 पॉजिटिव चार्ज चढ़ेंगे, 1 2 3 4 5, और ये 5 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर 5 नेगेटिव चार्ज कैरी करेंगे, 1 2 3 4 5। ये होता है, ये दोनों एक दूसरे में रब्ड करने के बाद ये दोनों अनचार्ज ऑब्जेक्ट हैं, एक दूसरे में रब्ड करने के बाद दोनों के दोनों चार्ज हो गए। और इस चार्ज बाय रबिंग प्रोसेस में दो स्पेशलिटी है। फर्स्ट वन इज, इसमें हम दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को पाते हैं। बोथ ऑफ देम हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दोनों के पास इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। ये 5 इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है, इसको डोनेट किया तो इसके ऊपर 5 पॉजिटिव चार्ज है, और ये 5 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो इसके ऊपर 5 नेगेटिव चार्ज है। दोनों के पास इक्वल चार्ज है बट अपोजिट है। और सेकेंड जो इसमें कंडीशन ये है कि इसमें हम लोग स्पेशली इंसुलेटर को चार्ज करते हैं। इसमें हम लोग कंडक्टर को चार्ज करने क्या होगा, सपोज कीजिए कि अगर ये ग्लास रॉड कंडक्टर हुआ और इसको हम लोग ने टच किया, तो जब इसमें हम रब्ड करेंगे, ग्लास रॉड को स्टील क्लॉथ के साथ रब्ड करेंगे, तो इसमें जो भी चार्ज ग्लास रॉड के ऊपर कैरी करेगा वो हमारी बॉडी के थ्रू होके ग्राउंड में ट्रांसफर हो जाएगा मोमेंटरी करंट के फॉर्म में, क्योंकि हमारा बॉडी क्या है, एक कंडक्टर है। इसलिए इस पे जो भी चार्ज चढ़ेगा वो हमारी बॉडी के थ्रू होके अर्थिंग हो जाएगा, ग्राउंड में चला जाएगा। तो इसलिए स्पेशली हम लोग इस चार्जिंग बाय रबिंग प्रोसेस में इंसुलेटर को ही चार्ज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा चार्ज बाय रबिंग, फर्स्ट मेथड। अब हम मूव करते हैं इसके सेकेंड मेथड के, जो कि है चार्जिंग बाय कंडक्शन। किसी बॉडी को हम लोग कंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाके चार्ज किया जाता है। इसको हम लिख लेते हैं, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग an uncharged object by bringing it in contact with charged object। चार्जिंग बाय कंडक्शन हम उस प्रोसेस को कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट बाय ब्रिंगिंग इट इन कांटेक्ट विद चार्ज ऑब्जेक्ट। किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाके चार्ज किया जाता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें हम क्या करते हैं, कोई एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट लेते हैं और किसी दूसरे चार्ज ऑब्जेक्ट से उसको कांटेक्ट करा देते हैं, और उन दोनों के बीच में शेयरिंग होता है इलेक्ट्रॉन का, और वो दोनों के दोनों चार्ज हो जाते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक अनचार्ज ऑब्जेक्ट है, ये अनचार्ज कंडक्टिंग रॉड है। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये अनचार्ज कंडक्टिंग रॉड है, इसको हम लोग इंसुलेटिंग स्टैंड पे प्लेस किया गया है, और हम इस चार्जिंग बाय कंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, किसी चार्ज बॉडी को किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट में कांटेक्ट कराने पे ये चार्ज होते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज
पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है और हम इसको इसमें कनेक्ट करा रहे हैं, कांटेक्ट करा रहे हैं। कांटेक्ट कराने के बाद क्या होगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो प्रोटॉन तो है जो ट्रैवल करते नहीं है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, इलेक्ट्रॉन ही ट्रैवल करते हैं। तो ये जो अनचार्ज मेटल रॉड है, अनचार्ज कंडक्टिंग रॉड है, इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस बॉडी से इस ग्लास रॉड में जाएंगे, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितना इलेक्ट्रॉन इस अनचार्ज ऑब्जेक्ट में से ट्रांसफर होंगे उतना पॉजिटिव चार्ज इस अनचार्ज मेटल रॉड पे आ जाएगा। सपोज कीजिए कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इस ग्लास रॉड में गए, तो इन पे क्या आ गया, 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड में 2 पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देंगे। ये जो माइनस चार्ज है इस पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड में, जो ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है इन दोनों को कैंसिल कर देंगे, और पहले की अपेक्षा जो ग्लास रॉड में जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो कम हो जाएगा, और इस तरह दोनों के पास सेम चार्ज हो जाएंगे। और इस चार्जिंग बाय कंडक्शन का एक यही स्पेशलिटी है कि दोनों बॉडी के पास सेम चार्ज आता है चार्जिंग बाय कंडक्शन में। तो ये तो हो गया हमारा चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब हम बात करते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन के थ्रू हम कैसे बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, जो कि है इसका तीसरा मेथड, चार्जिंग बाय इंडक्शन। किसी बॉडी को हम लोग इंडक्शन के थ्रू कैसे चार्ज कर सकते हैं। चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को हम लोग किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के नियर ले जाके उसे चार्ज करते हैं, उसके पास उसी में कांटेक्ट में ले लाते हैं, उसके नियर बस ले जाते हैं और उसे चार्ज कर सकते हैं, और उसी को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं द प्रोसेस of charging an uncharged object by bringing another charged object नियर टू इट, इसके पास ले जाता है, बट नॉट टचिंग इट, लेकिन इसको टच नहीं करना चाहिए, उसके बस पास ले जाएंगे। क्या होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट बाय ब्रिंगिंग अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट नियर टू इट बट नॉट टचिंग इट। किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट को किसी चार्ज ऑब्जेक्ट के नियर ले जाके जब उसे हम चार्ज करते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। याद रखिएगा, उसको नियर ले जाएंगे, उसके कांटेक्ट में नहीं ले जाएंगे, उसको टच नहीं करना चाहिए, उसके नियर ले जाएंगे। तो इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक ये मेटल स्फीयर है, इसको हम लोगों ने इंसुलेटिंग स्टैंड पे प्लेस किया है, और इसके पास हम लोग ने निगेटिवली चार्ज प्लास्टिक रॉड को लेके आया। अब क्या होगा, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें जो नेगेटिव चार्ज का जो अपोजिट होगा पॉजिटिव चार्ज, इसका जो अपोजिट चार्ज होगा वो इसके नियर सरफेस पे आके एक्युमुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हो जाएंगे इसके नियर वाले सरफेस में, और इसके जो फार्दर सरफेस होगा, फार्दर साइड, उसके पास इसके सेम चार्ज जो होंगे एक्युमुलेट हो जाएंगे, रेपेल होके। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा इस मेटल स्फीयर के लेफ्ट साइड में आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज इसके फार्दर साइड में चला जाएगा। अब क्या होंगे, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, हम इस मेटल स्फीयर को जो कि इंसुलेटिंग स्टैंड पे प्लेस्ड है, ये मेटल स्फीयर जो कि इंसुलेटिंग स्टैंड पे प्लेस्ड है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्लास्टिक रॉड को तो यहीं पर रखेंगे, इस प्लास्टिक रॉड को यहीं पर रखेंगे। इस सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इस मेटल स्फीयर को हम लोग अर्थिंग वायर के थ्रू कनेक्ट करके इसको ग्राउंडिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे जो एक्सेस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो ये इस प्लास्टिक रॉड
के चार्ज से रिपेल होके इसके फादर साइड में गए हैं, वो इस वायर के थ्रू होके ये जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड में चले जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, हम इस अर्थिंग वायर को डिस्कनेक्ट करेंगे, अर्थिंग वायर को डिस्कनेक्ट करेंगे और इस प्लास्टिक रॉड को हटा देंगे। तो इसके पास टोटल हो जाएगा सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज इस वायर के थ्रू होकर ग्राउंडिंग में चला गया और इस प्लास्टिक रॉड को हम लोग हटा दिया और यहाँ पे हो गया मेटल स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज। तो ये तो हो गया हमारा चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन के थ्रू हमने मेटल स्फीयर को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया। अगर हमें इस मेटल स्फीयर को निगेटिवली चार्ज करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, इस मेटल स्फीयर को अगर हमें निगेटिवली चार्ज करना है तो यहाँ पे हम लोग प्लास्टिक रॉड की जगह ग्लास रॉड लेंगे जो भी पॉजिटिवली चार्ज हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हम लोग ग्लास रॉड लेंगे। इस कंडीशन में क्या होगा, इसका पॉजिटिवली चार्ज का अपोजिट जो चार्ज है वो है निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज क्या होंगे, इसके नियर वाले सरफेस में चले आएंगे, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज चले आएंगे और उसके फादर साइड में पॉजिटिव चार्ज चले जाएंगे। इस प्रोसेस में क्या होगा, अब यहाँ पे हम लोग ने पॉजिटिव सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है इसको यहीं पे रखेंगे और यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव के नियर साइड में जो है निगेटिव चार्ज आ जाएंगे और उसके फादर साइड में पॉजिटिव चार्ज। अब हम ये जानते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये ट्रेवल नहीं करते, ट्रांसफर नहीं होते, तो इसके लिए यहाँ इस कंडीशन में क्या होगा, ग्राउंडिंग से इलेक्ट्रॉन जो है इस मेटल स्फीयर में जाएंगे। जो ग्राउंडिंग हम लोगों ने एक अर्थ में किया है, तो इस अर्थ में से इलेक्ट्रॉन जो होंगे इस वायर के थ्रू इस मेटल स्फीयर में जाएंगे और जितना इस पे एक्सेस नंबर ऑफ पॉजिटिवली चार्ज है उसको कैंसिल कर देंगे और इसके पास टोटल हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। उसके बाद इसको हम लोग डिस्कनेक्ट करेंगे, इस वायर को डिस्कनेक्ट करेंगे और इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को हटा देंगे, तो इसके पास टोटल हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पे हमारा जो मेटल स्फीयर है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन के थ्रू। तो ये तो था हमारा वन स्फीयर को इंडक्शन के थ्रू चार्ज करने का। अगर हमें दो स्फीयर को इंडक्शन के थ्रू चार्ज करना है तो हम उसे कैसे करेंगे, चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर बाय इंडक्शन। चलिए हम उसे देखते हैं। चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर बाय इंडक्शन, किसी दो स्फीयर को इंडक्शन के थ्रू हम कैसे चार्ज करेंगे। तो सपोज कीजिए कि हमारे पास दो मेटल स्फीयर है जो कि इंसुलेटिंग स्टेट में प्लेस्ड है, उसको हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में ला रहे हैं। सपोज वी हैव टू मेटल स्फीयर जो कि इंसुलेटिंग स्टैंड पे प्लेस्ड है, इन दोनों को हम लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में ला रहे हैं। इन दोनों मेटल स्फीयर को जो कि इंसुलेटिंग स्टैंड पे प्लेस्ड है, इन दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट में ला रहे हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों मेटल स्फीयर जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में है, ये दोनों मेटल स्फीयर जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में है, इसके पास हम लोग पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेके आएंगे। सपोज कीजिए कि हम लोगों ने पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड लेके आए। अब इसमें क्या होगा, ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है, तो इसका जो अपोजिट चार्ज होगा मीन्स की माइनस चार्ज, पॉजिटिव चार्ज का अपोजिट चार्ज क्या हो गया, माइनस चार्ज, उस ये जो होगा इसके नियर साइड में आके एक्यूमुलेट हो जाएगा। सपोज कीजिए माइनस चार्ज इसके नियर में आके एक्यूमुलेट हो गया ऐसे ऐसे, और इसका जो सेम चार्ज होगा वो रेपेल होके इसके फादर साइड में एक्यूमुलेट हो जाएगा सेकेंड मेटल स्फीयर के फादर साइड में। अब ये तो हो गया हम लोग का सेकेंड स्टेप, स्टेप बी, सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को, इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को यहीं पे प्लेस्ड करेंगे और इस दोनों मेटल स्फीयर को थोड़ा दूरी कर देंगे। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, इस दोनों मेटल स्फीयर को थोड़ा दूरी कर देंगे और ये जो पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड है उसको वहीं पर रखेंगे। अब जब इन दोनों के एक दूसरे के दूर कर देंगे,
इन दोनों को एक दूसरे से दूर कर देंगे। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, इस ग्लास रॉड को हटा देते हैं, इस ग्लास रॉड को वहां से हटा देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, एक ये मेटल स्फीयर हो गया और एक ये मेटल स्फीयर हो गया। अब इस पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रॉड को हमने यहाँ पे क्या किया, इस स्टेप में हटा दिया। तो यहाँ पे जो इसके पास नेगेटिव चार्ज थे वो इसमें अरेंज हो जाएंगे और जो यहाँ पे इसमें पॉजिटिव चार्ज थे वो यहाँ पर अरेंज हो जाएंगे। और हमने इस ग्लास रॉड को हटा दिया। तो इस स्टेप में हमने क्या देखा कि किसी भी दो स्फीयर को हम लोग ने इंडक्शन के थ्रू चार्ज कर दिया, एक को नेगेटिव चार्ज एक को पॉजिटिव चार्ज, वो भी इक्वल और अपोजिट चार्ज, दोनों स्फीयर को हमने चार्ज कर दिया चार्जिंग बाय इंडक्शन के थ्रू। तो ये था हमारा चार्जिंग ऑफ टू स्फीयर बाय इंडक्शन। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। अब हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में स्टडी करेंगे। कूलम्ब्स लॉ, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, इसी लॉ के बेसिस पे हम इस पूरे चैप्टर को स्टडी करने वाले हैं, इस कूलम्ब लॉ के बेसिस पे। अरे कूलम्ब लॉ करता क्या है, हमने इसके प्रीवियस लेक्चर में, मीन्स की फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ये पढ़ा था कि दो चार्ज के बीच में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है, एग्जिट होता है। दो चार्ज के बीच में हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होता है उसी को डिटरमाइन करता है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ उसी को बताता है कि दो चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं। कूलम्ब्स लॉ कहता क्या है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज के बीच में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, किसी भी दो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो चलिए हम इसको लिखते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और repulsion between टू पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज। क्या कहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू पॉइंट चार्ज, दोनों पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और सेकंड क्या कहता है, सेकंड ये कहता है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। सपोज कीजिए कि हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2, और ये दोनों एक दूसरे से r डिस्टेंस के दूरी पे हैं। तो आप क्या करें, कूलम्ब्स लॉ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, दो पॉइंट चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, इज
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। इन दोनों पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो चार्ज होगा वो F, जो फोर्स होगा F होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों पॉइंट चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, मींस Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेकंड में क्या कर रहा है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। और इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है r, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मींस F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर दें तो हमें मिलता है F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में r का स्क्वायर। अब हम इस प्रोपोर्शनली को हटाएंगे तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे F इज इक्वल K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। यहाँ पे K क्या है, ये यहाँ पे K है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। यहाँ पे हम लोग K को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। और ये दोनों चार्ज के मीडियम पे डिपेंड करता है कि इन दोनों चार्ज के बीच का मीडियम क्या है। ये जो K है, इन दोनों चार्ज के दोनों चार्ज रखे हैं, इन दोनों के बीच का जो मीडियम होता है उस पर डिपेंड करता है कि ये दोनों चार्ज कहाँ पे रखे हुए हैं। K अगर वैक्यूम में रखे हैं तो K की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इस जो कि एक्सपेरिमेंटली फाउंडेड है। इसकी अगर ये वैक्यूम में है या फिर फ्री स्पेस में है तो इसकी वैल्यू होगी 9 × 10⁹ और अगर ये मीडियम में है तो K की वैल्यू मीडियम में होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, यह है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस की परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यहाँ पे ये 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो यहाँ पे सिर्फ एप्सिलॉन क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की परमिटिविटी है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब ये परमिटिविटी होता क्या है, परमिटिविटी किसी भी मीडियम की उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो उस मीडियम में रखे हुए किसी भी दो चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिटरमाइन करता है, उसी को हम लोग कहते हैं परमिटिविटी। तो चलिए हम समझते हैं कि परमिटिविटी होता क्या है। पहले इसको लिख लेते हैं, इसका फुल F इज इक्वल, K की वैल्यू क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस के लिए और वैक्यूम के लिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या है Q1 Q2 बाई r स्क्वायर इंटू Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स जो कि कूलम्ब्स लॉ बताता है। अब हम इसको समझते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये परमिटिविटी है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। परमिटिविटी, परमिटिविटी होता क्या है, परमिटिविटी किसी भी मीडियम की उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो दो चार्ज के बीच में लगने वाले फोर्स को डिटरमाइन करती है जो उस मीडियम में रखे हुए रहते हैं। परमिटिविटी इज द प्रॉपर, परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी किसी भी मीडियम का वो प्रॉपर्टी है विच डिटरमाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, बिटवीन टू पॉइंट चार्ज
दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स को डिटरमाइन करती है। प्लेस्ड इन दैट मीडियम, जो इस मीडियम में रखे हुए हैं। परमिटिविटी क्या है? परमिटिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी उस मीडियम की प्रॉपर्टी है विच डिटरमाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज, जो दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिटरमाइन करती है, वो चाहे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन हो, प्लेस्ड इन दैट मीडियम, जो उस मीडियम में रखे हुए हैं। ये तो हो गया परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी इसी के साथ एक वर्ड आता है रिलेटिव परमिटिविटी, वो क्या होता है उसे समझते हैं। तो रिलेटिव परमिटिविटी हम उसे कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ द परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसे ही हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम इसको लिखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी को, रिलेटिव परमिटिविटी। द रेशियो ऑफ permittivity of medium to the permittivity of free space is called relative permittivity। परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1/Q2 R स्क्वायर। ये तो हो गया हमारे F इन वैक्यूम, वैक्यूम में हो गया। और परमिटिविटी अगर कोई चार्ज मीडियम में रखा हो तो उसका फोर्स क्या होता है, F इज इक्वल, मीडियम में रखा हो तो क्या होता है उसका फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन, सिर्फ एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन नॉट को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन को हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब इन दोनों का जो रेशियो होगा उसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। तो हम लोग इन दोनों को, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन और ये हो गया सेकंड इक्वेशन। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे एक दूसरे से, तो यहाँ क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी को हम डिनोट करते हैं ER से, इसको हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। ER इज इक्वल F वैक्यूम अपॉन F मीडियम। अब हम यहाँ क्या कर देंगे, इसकी वैल्यू F वैक्यूम की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट उसको यहाँ पे प्लेस करेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके नीचे F मीडियम की वैल्यू क्या है, F मीडियम की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 R स्क्वायर से Q1 Q2 R स्क्वायर कट गया, कैंसिल हो गया। 1/4 पाई से 1/4 पाई कट गया, यहाँ पे हमारे पास बचा 1 एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन। तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये बनेगा रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका रेशियो है, इसी को हम लोग कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अगर रिलेटिव परमिटिविटी वैक्यूम के लिए और एयर के लिए 1 होता है, ER इज इक्वल 1 इन वैक्यूम। अगर एयर के लिए निकालें तो ER की वैल्यू होती है, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होती है 1.00054, ये एयर के लिए वैल्यू होती है। और अगर वाटर के लिए निकाले रिलेटिव परमिटिविटी तो वो होती है 80, वाटर के लिए होती है। तो ये तो हो गया हमारा रिलेटिव परमिटिविटी और परमिटिविटी।
परमिटिविटी किसी भी मीडियम की वह प्रॉपर्टी होती है जो उस मीडियम में रखे हुए दो चार्ज के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को डिटरमाइन करती है, चाहे वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन हो। और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इन दोनों का रेशियो होता है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस टू द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, इन दोनों का रेशियो होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो ये तो हो गया हमारा कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं, लाइक चार्ज है। एक है प्लस Q1, कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि ये प्लस Q1 चार्ज है, और एक ये प्लस Q2 चार्ज है। दोनों के पास सेम चार्ज है, सेम पोलैरिटी के हैं। अब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है R। अब Q1 और Q2 दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 Q1 पे फोर्स लगाएगा। दोनों सेम चार्ज के हैं तो ये दूसरे को रिपेल करेंगे। ये आउटवर्ड साइड में फोर्स लगाएगा और ये इसके ऊपर आउटवर्ड साइड में फोर्स लगाएगा। ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम चार्ज हैं, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? F21 वेक्टर। फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F21 वेक्टर। अब वहीं पे Q1 पे Q2 से जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, F12 वेक्टर। इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम डिस्टेंस Q1 से Q2 की तरफ मेजर कर रहे हैं, अगर हम डिस्टेंस Q1 से Q2 की तरफ मेजर कर रहे हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे R12 वेक्टर। R12 वेक्टर। अगर हम डिस्टेंस Q2 से Q1 की तरफ मेजर कर रहे हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे R21 वेक्टर। Q2 से Q1 मेजर कर रहे हैं तो R21 वेक्टर, Q1 से Q2 मेजर कर रहे हैं तो R12 वेक्टर। अब कूलम्स लॉ के थ्रू, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो होगा F इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो फोर्स को हम लोग लिखेंगे F। अगर हम फोर्स ऑन चार्ज 1 Q1 का चार्ज का फोर्स लिख रहे हैं तो हम लोग यहाँ लिखेंगे F12 वेक्टर। फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब लोग हम लोग Q1 का निकालना है, तो इसके साइड में जो, इसके डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा R21 वेक्टर, इसको हम लोग लिखेंगे। तो इसको हम लोग लिखेंगे Q1 Q2 अपन R21 वेक्टर, और यहाँ पर हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे R21 यूनिट वेक्टर। ये तो हो गया फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, इसको हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम लोग चार्ज Q2 का फोर्स रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1। फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, तो इसको हम लोग लिखेंगे F21 वेक्टर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन। अब फिर यहाँ पे इसके डायरेक्शन में जो डिस्टेंस का वेक्टर है उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके डायरेक्शन में क्या है, हम लोग इस फोर्स को मेजर कर रहे हैं तो इसके डायरेक्शन में R12 वेक्टर, तो हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे R12 वेक्टर, और इसको हम लोग यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे R12 यूनिट वेक्टर से। तो ये तो हम लोग का हो गया फोर्स। कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया कि
कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो इस तरह लिखते हैं। यहाँ पे r21, यहाँ पे r12, ये क्या है, यूनिट वेक्टर है जो कि डायरेक्शन बताता है। यहाँ पे r21 वेक्टर क्या बता रहा है कि डायरेक्शन q2 टू q1, और यहाँ पे q1 टू q2, ये डायरेक्शन को बता रहा है। इस तरह हम लोग कूलम लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो हो गया हम लोग का कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपेयरिंग बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलिए हम लोग इसको स्टडी करते हैं। कंपेयरिंग बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। कंपेयरिंग बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इस साइड में हम लोग लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स। तब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला क्या होता है? F इज इक्वल KQ1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये तो हो गया हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला। ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है? Gm1 m2 अपान R स्क्वायर। तो अब हम इस बात करेंगे इन दोनों के बीच में सिमिलरिटीज के बारे में और डिसिमिलरिटीज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन दोनों के बीच की सिमिलरिटीज के बारे में। तो हम सबसे पहले इसके बीच की सिमिलरिटीज के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या है, ये फोर्स जो है Q1 और Q2 इन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट पॉइंट सिमिलरिटी जो है ये है कि यहाँ पे F जो है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 के F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है, यहाँ पे भी जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो M1 और M2 जो मासेस हैं इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, M1 और M2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। M1 और M2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे ये चार्ज के प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वहीं पे ये मास के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों के बीच में एक तो ये सिमिलरिटीज हो गया। और दूसरी सिमिलरिटीज क्या है, दूसरी क्या है, F इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है R, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ पे क्या है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/R स्क्वायर। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है, यहाँ पे भी सिमिलर सेम चीज है। यहाँ पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इन दोनों मास के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे भी क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये तो हो गया दो सिमिलरिटीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच में, और ग्रेविटेशनल फोर्स में दो सिमिलरिटीज हो गया। अब जो थर्ड सिमिलर चीज है वो ये है कि हमने कूलम्स लॉ में पढ़ा था कि जो दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो दोनों चार्ज के सपोज कीजिए कि ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है। तो इन दोनों पॉइंट चार्ज का जो सेंटर होगा, उसकी जो लाइन ज्वाइनिंग होगी उसके अलोंग इन दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स एक्ट करेगा। इन दोनों चार्ज के सेंटर का जो लाइन ज्वाइनिंग होगा उसके अलोंग इन दोनों चार्ज के बीच में जो लगने वाला फोर्स होगा वो एक्ट करेगा। तो फोर्स एक्ट एट द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर ऑफ 2 पॉइंट चार्ज। दोनों पॉइंट चार्ज के सेंटर का जो लाइन ज्वाइनिंग है उसके अलोंग फोर्स एक्ट करेगा।
ठीक उसी तरह ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है, ये दोनों मास है m1 और m2, ये दोनों मास है m1 और m2। तो इन दोनों का जो सेंटर होगा, इन दोनों सेंटर को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसके अलोंग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। तो सेम चीज है, तो मीन्स कि दोनों ही सेंट्रल फोर्स हैं और वो एक लाइन ज्वाइनिंग आप सेंटर पे चार्ज कर सकते हैं, फोर्स एक्ट करते हैं। थर्ड चीज क्या है, दे आर सेंट्रल फोर्स, ये एक सेंट्रल फोर्स है एंड एट line joining of center of two charge। सेम चीज ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या है, दे आर आल्सो सेंट्रल चार्ज and act at line joining of two masses। यहाँ पे बस चार्ज की जगह यहाँ पे बस मास आ गया है, लेकिन इन दोनों के बीच में दोनों सिमिलरिटीज हैं। तो ये तो हो गया तीन। अब चौथा जो इनके बीच में जो सिमिलरिटीज है वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स है। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये दोनों के दोनों कंजर्वेटिव फोर्स हैं। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, और ये भी क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच की सिमिलरिटीज। ये हमने यहाँ पे क्या स्टडी किया, सिमिलरिटीज के बारे में। ये था हमारा सिमिलरिटी। अब हम बात करेंगे इन दोनों फोर्स के बीच में लगने वाली डिसिमिलरिटीज के बारे में। ये दोनों फोर्स जो है, इन दोनों फोर्स के बीच में डिसिमिलरिटीज क्या है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। डिसिमिलरिटी क्या है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी है और रिपल्सन भी है, दोनों फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये दोनों फोर्स है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ओनली एंड ओनली अट्रैक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये केवल अट्रैक्टिव फोर्स है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो दोनों है, अट्रैक्टिव फोर्स भी है और रिपल्सिव फोर्स भी है। ये हम भी जानते हैं कि जब सेम चार्ज होते हैं तो रिपेल करते हैं, और जब अनलाइक चार्ज होते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं, तो अट्रैक्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों होता है, अट्रैक्शन और रिपल्सन, बट ग्रेविटेशनल फोर्स में केवल अट्रैक्शन होता है। तो इसकी डिसिमिलरिटीज हम लिखते हैं। तो इसकी पहली डिसिमिलरिटीज है ये है, तो पहली डिसिमिलरिटी जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स have both attraction and repulsion। इसके पास दोनों है, अट्रैक्शन भी है और रिपल्सन भी है। बट ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता है, दे आर ओनली अट्रैक्टिव फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, केवल अट्रैक्टिव फोर्स है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव फोर्स है। और सेकेंड जो इसके बीच की डिसिमिलरिटीज है वो ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्ज के बीच में, वो चार्ज किस मीडियम में रहा है, फोर्स जो है किस मीडियम में लग रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन मीडियम, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है।
जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ये मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, ये किसी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। थर्ड जो है ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स से ग्रेटर होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ग्रेटर होता है। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा, कंपेयरिंग बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच की जो सिमिलरिटी थी उसको हमने स्टडी किया और जो डिसिमिलरिटीज थी उसको हमने स्टडी किया। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के, जो कि है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि चार्ज के लिए सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या होगा हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ पोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सपोज कीजिए कि हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं, तो उन सभी चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो किसी भी एक पार्टिकुलर चार्ज पे टोटल फोर्स कितना होगा, उन सभी चार्जेस से लगने वाला जो टोटल फोर्स होगा किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पे वो कितना होगा, उसी को बताता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या कहता है उसको हम लोग लिख लेते हैं, फोर्स ऑन एनी चार्ज, एनी पार्टिकुलर चार्ज, फोर्स ऑन एनी particular charge due to number of other charge is vector sum of all the forces on that charge। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है फोर्स ऑन एनी पार्टिकुलर चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्ज, किसी पार्टिकुलर चार्ज पे किसी अदर चार्जेस से जो लगने वाला फोर्स होगा इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज, वो सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। फोर्स ऑन एनी पार्टिकुलर चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस, किसी पार्टिकुलर चार्ज पे किसी अदर चार्जेस से जो लगने वाला टोटल फोर्स होगा वो उन सभी चार्ज फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। कंसिडर वी हैव n पॉइंट चार्ज, हमारे पास n पॉइंट चार्ज है, Q1, Q2, Q3, Qn, whose position vector with respect to origin O is R1 vector, R2 vector, R3 vector and Rn vector। तो हमारे पास एक ये n पॉइंट चार्जेस हैं जिसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो है R1 वेक्टर Q1 के लिए, Q2 के लिए R2 वेक्टर और Q3 के लिए R3 वेक्टर और Qn के लिए Rn वेक्टर। तो ये हमारे n पॉइंट चार्ज है। तो हमें अगर किसी एक पार्टिकुलर चार्ज पे सपोज कीजिए कि हमें Q1 पे टोटल फोर्स निकालना है, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, Q2 भी, Q3 भी Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा और Qn भी Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो अगर हमें इस Q1 पे टोटल फोर्स निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में फोर्स ऑन एनी पार्टिकुलर चार्ज,
ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस, किसी पार्टिकुलर चार्ज पे अदर चार्जेस से जो लगने वाला फोर्स है इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज, वो सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के इक्वल होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर Q1 पे Q2 फोर्स निकालता है तो उसके लिए क्या होता है, अगर हम लोग F टोटल निकालें, Q1 पे लगने वाला टोटल फोर्स अगर हम लोग निकालें तो ये ऐसे लगेगा, F1 वेक्टर इक्वल फोर्स एंड चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, फोर्स एंड चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे F12 वेक्टर। फिर इसको ऐड करेंगे फोर्स एंड चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे F13 वेक्टर। फिर प्लस डॉट 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 प्लस फोर्स एंड चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Q1, Q1 से जो चार्ज Q1 पे फोर्स लगेगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे F1n वेक्टर। तो यही है हमारे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का फार्मूला कि हम लोग किसी भी एक पार्टिकुलर चार्ज पे टोटल फोर्स निकालना होगा, किसी अदर चार्जेस से जो लग रहा है टोटल फोर्स उसको निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इंडिविजुअल चार्ज का फोर्स निकालेंगे इसका इसके साथ, फिर इससे जो इस पे फोर्स लगेगा उसको निकालेंगे, फिर Q1 से जो Q1 पे फोर्स लगेगा उसको निकालेंगे, उसके बाद सभी का वेक्टर सम कर देंगे। जैसे फोर्स एंड चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 F12 वेक्टर, फोर्स एंड चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3 F13 वेक्टर, एंड फोर्स एंड चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Qn इज इक्वल F1n वेक्टर। इसका हम लोगों ने वेक्टर सम कर दिया और हमारे पास टोटल फोर्स निकल गया किस पे, Q1 पे। टोटल फोर्स हम लोगों ने फाइंड कर लिया। ये तो हम लोगों ने थ्योरेटिकली समझा। अगर हमें इसे मैथमेटिकली समझना हो कि किसी भी मल्टीपल चार्ज के बीच में कितना फोर्स होता है, कितना डिटरमाइन करता है किसी पार्टिकुलर चार्ज पे, तो उसको हम लोग कैसे समझेंगे। तो चलिए हम लोग उसको समझते हैं, इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में समझते हैं। इस फिगर को हम लोग यहीं पर रख देंगे, फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्ज, मल्टीपल चार्ज के बीच में कितना फोर्स लग गया। तो सेम वही फिगर, सपोज कीजिए कि हमारे पास n पॉइंट चार्ज है, Q1, Q2, Q3 एंड Qn, ये हमारे पास n पॉइंट चार्ज है। कुछ पोजीशन वेक्टर इज R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर एंड Rn वेक्टर रेस्पेक्टिवली। ओरिजिन O से इसका पोजीशन वेक्टर है R1 वेक्टर, Qn का, Q2 का R2 वेक्टर, Q3 का R3 वेक्टर एंड Qn का Rn वेक्टर। अगर हमें इस पार्टिकुलर चार्ज पे मीन्स कि Q1 पे टोटल फोर्स निकालना है इन सभी अदर चार्जेस से लगने वाला, तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या करता है, फोर्स एंड चार्ज 1 इज इक्वल फोर्स एंड चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2 इज इक्वल F12 वेक्टर, प्लस फोर्स एंड चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3 F13 वेक्टर, प्लस फोर्स एंड चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज Qn F1n वेक्टर। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है। अब अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, फोर्स एंड चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2 इज वन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q2 अपान R स्क्वायर। तो यहाँ पे R क्या है, R को Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस है। यहाँ पे जो हम लोग R लिखेंगे वो Q1 और Q2 का डिस्टेंस लिखेंगे। तो अगर हम लोग Q1 से Q2 की तरफ डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे R12 वेक्टर। तो हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट किए R12 वेक्टर और इसकी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, R12 यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो हो गया हमारा F1।
फिर फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 3, F1 3 क्या होगा? इसके लिए अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q3 अपान R स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अगर हम Q1 से Q3 की तरफ मेजर कर रहे हैं तो इसका बीच का डिस्टेंस होगा, वो होगा R13 वेक्टर। तो इसको हम लोग लिखेंगे R13 वेक्टर और इसकी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। R13 इसकी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हम लोग फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Qn निकालेंगे। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे F1n वेक्टर इज इक्वल अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Qn अपान R स्क्वायर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे। फिर हम अगर हम Q1 से Qn की तरफ मेजर कर रहे हैं तो इसको हम लोग लिखेंगे R1n वेक्टर। तो हम लोग ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया R1n वेक्टर और इसकी यूनिट वेक्टर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि R1n यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो फार्मूला है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का, उसके थ्रू हम लोग इन तीनों को ऐड कर देंगे। तो F1 वेक्टर इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12 वेक्टर R12 यूनिट वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 एंड Q3 अपान R13 वेक्टर R13 यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस डॉट 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 प्लस। अब F1 की वैल्यू कितनी है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Qn अपान R1n वेक्टर R1n यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने F12 की वैल्यू रख दी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 वेक्टर R12 यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे हम लोग ने F12 वेक्टर की वैल्यू रख दी, जो कि हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के फार्मूले में देखा है। फिर हमने यहाँ पे F13 वेक्टर की वैल्यू रख दी और यहाँ पे F1n वेक्टर की वैल्यू रख दी फोर्स की। अब इन सभी का वेक्टर सम करते हैं। तो इसमें जो कॉमन है वो ये है F1 वेक्टर इज इक्वल, इसमें कॉमन हम लोग को दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q1 भी सब में कॉमन है। तो हम लोग इसको बाहर निकालेंगे Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास बचा Q2 अपान R12 वेक्टर R12 यूनिट वेक्टर प्लस Q3 अपान R13 वेक्टर और इसको R13 यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई प्लस डॉट डॉट प्लस Qn अपान R1n वेक्टर और R1n यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम लोगों ने कॉमन ले लिया। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे F1 टोटल फोर्स को। यहाँ तो हो जाएगा Q1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट I इज इक्वल टू, हम लोग इस 2 से कहाँ तक ले जा रहे हैं? Qn चार्ज तक, तो n तक ले जा रहे हैं। फिर यहाँ पे हो जाएगा Qi अपान R1i यूनिट वेक्टर। तो ये निकल गया हम लोग का टोटल फोर्स। तो ऐसे हम लोग निकालेंगे किसी भी पार्टिकुलर चार्ज के ऊपर, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू हम लोग ऐसे चार्ज निकालेंगे। किसी भी पार्टिकुलर चार्ज के ऊपर जो टोटल फोर्स होगा उसको हम लोग ऐसे निकालेंगे, ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।